क्या आपने सुरेंद्र साय ये नाम सुना है? मैं जानता हूं कि ये नाम आपने नहीं सुना होगा। ओडिशा के संबलपुर में जन्मे सुरेंद्र साय भारत के ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने 37 साल, जी हां 37 साल तक जेल में रखा और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह आप सीतारमण राजू के रंपा आंदोलन के बारे में भी शायद ही जानते होंगे। हेलन लेप्चा, रानी गाइदिन्ल्यू, पुतलिमिया देवी पोद्दार, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पर इन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गुमनाम ही रह गए। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। भारत का आदिवासी समाज, जनजातीय समाज बेहद विशाल है। इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराओं में इतनी विविधता है कि इसे एक या दो क्या 30-40 एपिसोड्स में भी नहीं समेटा जा सकता, क्योंकि भारत में 700 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां हैं। दूरदर्शन ने ट्राइब्स ऑफ इंडिया के नाम से भारत के आदिवासी और जनजातीय समाज पर कई डॉक्यूमेंट्रीज प्रसारित की हैं। प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति पर एक डॉक्यूमेंट्री के अंश। कोया जनजाति में आज भी हर पर्व पर खूब नाचने गाने की परंपरा तो है, लेकिन बदलते वक्त के साथ शादी ब्याह की बहुत सी परंपराएं आज बदल चुकी हैं। As far as marriages are concerned, Koyas are monogamous, though some rich and influential Koyas do acquire more than one wife. Most of the marriages are arranged and involve proper negotiations between the two families. Marriage by capture or forcibly marrying a girl is a dying tradition now. Like any other tribal society, Koyas have their own preferences. Cross-cousin marriage, that is marrying own father's sister's daughter, is the most preferred form of marriage among Koyas. One can also marry his brother's widow. Quite obviously, widow remarriage is allowed in the Koya society. अब एक 10-15 साल, एक 20 साल पहले एक ऐसी चीज़ था, एक अगर कोई बच्ची मुझे पसंद है, अगर मैं उसको हाथ पकड़ लिया तो अब हमारा नाम भी हो जाना, वो ऐसे कानून था। जब बस वो दूसरों को शादी नहीं कर सकते, अब वो अपने बड़ों के चारों बिठा कर वो पंचायत करके जो है उसके हवाला कर देते, तो उसके साथ शादी हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ है, तो अगर मुझे पसंद है किसी लड़की को तो मैं जो है कि 10-15 आदमी को मैं ले लेना और बच्ची को जबरन उठा के ला लेना, ला के जो है शादी कर लेता था। वैसे भी एक शादी होती है, यानी किसी बच्ची पसंद, वो रूल है ये, तो उसको गलत नहीं मानते थे। यानी वो बच्ची को जो पकड़ के ला लेना, घर में रखना, नाचना, ये करना, हंगामा कर शादी कर लेते थे। उसको कोई इनकार नहीं करना, वो उनका रूल था, उसको गलत नहीं मानते। अभी जो है अभी तीसरी सिस्टम जो आ गई है शादी, दोनों पसंद जाना देखना, जो आमतौर पर जो मंगनी का जो सिस्टम है, वो जो है किसी बच्चे मुझे पसंद है तो मैं अपने बाप को, बड़े लोगों का और दूसरों के लिए उसको पहले रई का डालना बोलते हैं, इनको मंगनी, उसके नाम से एक ब्लाउज होते हैं, ब्लाउज उसको ले जाके सब लोग, बड़े लोग जाके ब्लाउज डालना, उसको डाल के इसके नाम में कर लेना। ओडिशा देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 62 जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से एक प्रमुख जनजाति है जुआंग। ओडिशा की 6 प्रमुख नदियों में से एक है वैतरणी नदी। दूसरी नदियों की तरह इस नदी के किनारे भी मानव सभ्यता पनपी। वैतरणी नदी के किनारे बसने वाली आबादी को जुआंग कहते हैं।
जुआंग जनजाति के लोगों का मानना है कि वो सृष्टि के पहले मानव हैं। हर जुआंग गांव में एक सभागार होता है जिसे स्थानीय भाषा में मंड घर कहा जाता है, जहां जरूरत की चीजों को सभी के सहयोग से थोड़ा थोड़ा संग्रहित किया जाता है और जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। यानी आपसी सहयोग और मेलजोल का एक अनूठा मिश्रण इस जुआंग जनजाति के लोगों के बीच देखने को मिलता है। हर जुआंग गांव में एक सभागार होता है जिसे स्थानीय भाषा में मंडघर कहा जाता है। गांव के नौजवानों का अधिकांश समय इस मंडघर में कटता है। मंडघर के अंदर दिन रात जलती हुई आग इस बात का प्रमाण है कि जुआंग अग्नि को बहुत मानते हैं। मंडघर में जलती हुई धुनी बुझ न जाए, जुआंग इसका पूरा ख्याल रखते हैं। गांव से जो भी धान संग्रहित किया जाता है उसे मंडघर में संभाल कर रखा जाता है। किसी को भी जरूरत पड़ने पर उसे यहां से उधार स्वरूप दिया जाता है। गांव के किसी भी त्योहार पर सभी ग्रामवासी बाकी बचे हुए धान को मिल बांट कर खाते हैं। आजकल इन्हीं मंडघरों में सरकार की ओर से जुआंग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कुछ शिक्षित जुआंग युवक इस काम में पूरा सहयोग करते हैं। इसके अलावा जुआंग इलाके में कई आवासिक विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। इन्हीं सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 1995 में जुआंग संप्रदाय को अपना पहला स्नातक या ग्रेजुएट मिला। अपनी संप्रदाय के लिए यह गौरव लाने वाले इस युवक का नाम है श्रीकांत जुआंग। 1995 मसीहा बीए पास के ओडिशा सारा आईन प्रथम ग्रेजुएट आकड़ंग सरकार विभिन्न प्रकार काम के जुआंग महाप्रभु को विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि आकाश, वसुधा, खेत, नदी और जंगल सब कुछ उन्हीं की सृष्टि है। हर गांव में एक ग्राम देवी होती है। जुआंग मानते हैं कि ग्राम देवी उन्हें हर तरह की आपदा से रक्षा करती हैं। ग्राम देवी की पूजा करने वाले को देहुरी कहा जाता है और इस पूजा को सिर्फ देहुरी ही संपन्न कर सकता है। देहुरी व्यवस्था पुरुषानुक्रमिक होती है। देहुरी के बाद उसका बेटा ही देहुरी बन सकता है। आम नुआखाई, धान नुआखाई, पुष्पुनई, तृतीया, असरी, तीर्थ पूजा यानी पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा जुआंगों के प्रमुख त्योहार हैं। जुआंग आमतौर पर पहाड़ों की ढलान पर खेती करते हैं। इस प्रणाली में जंगल का एक हिस्सा जलाकर उसे खेती के लिए तैयार किया जाता है। अगले साल यही प्रक्रिया जंगल के दूसरे हिस्से में जारी रहती है। धान जुआंगों की मुख्य फसल है। ओडिशा की ही एक और प्रमुख जनजाति है पहाड़ी खड़िया। इस जनजाति की कई अहम और प्राचीन रस्में हैं। विवाह से जुड़ी कुछ रस्में तो अद्भुत हैं। सुबह से ही विवाह की तैयारियों में दुल्हन को सजाया संवारा जाता है। खास बात यह है कि विवाह में दहेज लेन देन की प्रथा तो नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को देने का रिवाज जरूर है। गेरुआ रंग के मिट्टी से बनी इनका घर चिकना और मजबूत है। प्राचीन काल में इनका घर
खजूर का पत्ता और खर में से छप्पर किया जाता था। फिर ये घर खपरेल घर में बदल गया। सरकारी सहयोग और विभिन्न योजनाओं के तहत खपरेल से एस्बेस्टस और फिर सीमेंट छत तक पहुंचा, लेकिन आज भी वही पुरानी दीवार नजर आता है। मिट्टी के दीवार और सुरक्षा के लिए मिट्टी से बनी टाइल के छत उनके जीवन शैली का एक पारंपरिक नमूना है। पहले तो खरियाओं ने खाद्य के लिए जंगल के ऊपर निर्भर करते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, चावल, बाजरा, मकई वगैरह। खेती के लिए पहले जंगल जलाते थे, लेकिन जंगल हानि के कारण सरकार ने इनको आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मो ना रेणुधर नायक, मु एठी वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर अछि। हमर खड़िया ओराम सबु कास्ट मिसिक अछंती आ सबु कास्ट को पई हमर माने योजना सब चली छी। हमर एटा आईटीडी एरिया आ आईटीडी एरिया रे विभिन्न प्रकार योजना रही छी। मागणा रे सार बिहन मंजी दिया हो छी, पुणी सब्सिडी आकार रे इलेक्ट्रिक डीजल मोटर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर पंप सब दिया हो छी। खरिया जाति के पुरुषों ने कच्छा व लंगोट पहनते थे। अब भी जंगल में रहने वाले कुछ खरियाओं ने कच्छा और लंगोट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह महिलाएं घुटने तक कपड़े पहनते थे और विभिन्न प्रकार के मालाएं भी पहनते थे। उनमें से नाक की नथनी, नाक की फासिया, कान की बाली और सरसों की मालाएं प्रमुख हैं। लेकिन शिक्षा और आधुनिकता इन लोगों को कुछ परिवर्तन किया। इनके वेशभूषा और गहनों में काफी बदलाव आया है। अब पुरुषों ने धोती, लुंगी, गमछा, गंजी इत्यादि और महिलाएं साड़ी, ब्लाउज इस्तेमाल करते हैं। उनके गहनों में आधुनिकता का छाप स्पष्ट पता चलता है। शहरी सभ्यता से दूर रहते हुए भी उन्होंने अपनी धार्मिक भावना से दूर नहीं हैं। उड़ीसा में बसने वाले दूध खरिया और ढेलकी खरिया अपने अपने धर्म के हिसाब से पारंपरिक ढंग से अपने त्योहार मनाते हैं। दूध खरिया ईसाई धर्म के हैं, इसीलिए वे बड़ा दिन, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे प्रमुख त्योहार मनाते हैं और साथ में आदिवासी परंपरा के अनुसार बिहा पर्व, कर्मा नृत्य आदि मनाते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले और झारखंड के कई क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेदिया जनजाति काफी दुर्लभ जनजातियों में से एक है। दोनों राज्यों की बेदिया जनजाति में कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। झारखंड राज्य की तुलना में आज भी पश्चिम बंगाल के बेदिया लोग काफी पिछड़े हुए हैं। पुरुलिया जिले में रहने वाले बेदिया लोगों का मुख्य पेशा सांप पकड़ना और उनका खेल दिखाना और साथ ही जंगलों से जड़ी बूटियों का संग्रहण करना और उसे बेचना रहा है। वैसे ये लोग अब धीरे धीरे कृषि पर आश्रित हो रहे हैं। पुरुलिया जिले में रहने वाले बेदिया लोगों का मुख्य पेशा सांप पकड़ना तथा घूम घूम कर सांप का खेल दिखाना है। इनके अलावा जंगलों से दुर्लभ जड़ी बूटियां संग्रहित करना और बेचना भी रहा है। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में ये लोग घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करते थे। यहां आकर इन्होंने सांप पकड़ने, जड़ी बूटी संग्रहित करने के व्यवसाय को अपनाया होगा। ये बात अलग है कि अब ये लोग पूरी तरह स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। अब इन लोगों ने भी कृषि को अपना मुख्य आधार बना लिया है, पर सांप पकड़ने और खेल दिखाने के पेशे को ये आज भी अपनाए हुए हैं। इनकी बस्तियों में आज भी एक से एक दुर्लभ सांप देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ पर आज भी कई दुर्लभ सांप मिलते हैं। अजगर से लेकर नाग, कछक नाग आदि भी उपलब्ध हैं। बेदिया लोगों को यह अच्छी तरह ज्ञात होता है कि किन स्थानों पर सांपों का निवास होता है। ये सांप की तलाश में मीलों दूर चलकर जंगल और पहाड़ों में प्रवेश करते हैं। इनका मुख्य आकर्षण दुर्लभ सांपों को पकड़ना होता है। सांप जब भोजन की तलाश में या अन्य किसी कारणवश बाहर घूमते हैं, तो ये बेदिया लोग
झट से उस धान को ताड़ लेते हैं और फिर एक कुशल खिलाड़ी की तरह उस सांप को दबोच लेते हैं। जिन खतरनाक सांपों के नाम से हम भय खा जाते हैं, ये उन्हीं सांपों को रबर की तरह उठाकर सांपों की डलिया में डाल देते हैं। इनका कहना है कि सांप को मोहित करने वाली जड़ी बूटियों से ही ये सांपों को अपने बस में कर लेते हैं। सांप के काटने पर उसका जहर भी जड़ी बूटियों से ही झाड़ते हैं। भोर होते ही अपने सांपों की पोटरी उठाकर शहर, गांव और कस्बों की तरफ चल देते हैं। कहीं भी पहुंचकर भीड़ इकट्ठी की और फिर तमाशा शुरू। सांप का तमाशा हो और भीड़ ना उमड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। सांपों का खेल दिखाने तथा संग्रहित जड़ी बूटियों को बेचने की कला देखते ही बनती है। इस खेल से इन्हें अच्छी आमदनी भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं कि सांप पकड़कर मात्र उनका खेल तमाशा दिखाते हैं, बल्कि सांप के उचित रखरखाव तथा उसके भोजन पानी का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। सांप का मुख्य भोजन है मेंढक और चूहा। ये पास के नदी तालाब में जाकर अपने द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के हथियार से मेंढक का शिकार करते हैं। लगभग 20-30 फीट लंबाई वाले बांस के आगे एक तेज धार वाला नुकीला हथियार लगाते हैं। जब मेंढक हथियार के निशाने पर आ जाता है तो अचानक झटके से उस नुकीले हथियार को मेंढक में चुभो देते हैं। मेंढक उसमें फंस जाता है। जाल के द्वारा भी मेंढक पकड़ लेते हैं। मेंढक को पकड़ते ही उसके पीछे वाले पैर को तोड़ देते हैं ताकि वो भागने ना पाए। घर आकर सांप के मुंह में इन मेंढकों को डाल देते हैं। इनका मानना है कि सप्ताह में 1 या 2 बार सांप भोजन करते हैं। अजगर जैसे सांप को तो 15-20 दिन में भोजन कराते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समाज बहुत बड़ी तादाद में रहता है। यहां 42 जनजातियां बसी हुई हैं। इन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ की सवरा जनजाति है। सवरा जनजाति के लोग खुद को शबरी भील का वंशज मानते हैं। ये जनजाति बदलते वक्त के साथ आज छत्तीसगढ़ के जंगलों से बाहर निकलकर अपनी आजीविका कमा रही है और सवरा जनजाति ने कृषि के क्षेत्र में खुद को काफी हद तक विकसित कर लिया है। समय के साथ ये जंगलों से बाहर आए और नई जीवन पद्धति शुरू की। आज सावरा जनजाति के अधिकांश लोग खेती करते हैं। खेतों की जोत प्रायः छोटी है और समुचित सिंचाई के अभाव में उपज कम। बहुत से लोग भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। इस कटोरे को भरने में सावरा आदिवासियों की भी भूमिका है। गौरतलब है कि धान की बुआई से लेकर कटाई तक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फसल को ये अपने आंगन में इकट्ठा करते हैं और परंपरागत तरीके से धान निकालते हैं। धान से चावल निकालने के लिए ढेकी का प्रयोग किया जाता है, जिसे अमूमन महिलाएं ही चलाती हैं। अगली फसल आने तक धान को पूंज के रूप में संरक्षित किया जाता है। धान के अलावा ये लोग अपने साधनों, जमीन की गुणवत्ता तथा सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार साग सब्जी, उड़द, मूंग, मूंगफली तथा मिर्च भी उपजाते हैं। सावरा जनजाति के लोग अपने आसपास के जंगलों से कंदमूल, तेंदुपत्ता, महुआ, डोरी, लाख, गोंद, रेशम, चिरौंजी, हर्रा,
बहेड़ा और सरई के बीज आदि को इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। बाजार के लिए ये लोग बांस की टोकरियां तथा झाड़ू भी बनाते हैं। अपने सामान को बेचने का काम आमतौर पर सावरा महिलाएं ही करती हैं, परंतु ज्यादातर महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण बाजार में इनका भरपूर शोषण होता है। उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में 16 जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से एक है मिश्मी जनजाति। इनकी सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और त्योहार काफी अलग और रोचक हैं। ये जनजातीय उत्सव मनाने में काफी आगे रहती है। इस जनजाति के हर पल मानो एक पर्व जैसा होता है। इनकी धार्मिक सोच ऋग्वेद के समतुल्य उच्च दर्शन सिद्धांत पर आधारित है। मिश्मी जनजाति के लोग हस्तकलाओं में दक्ष होते हैं। ये बांस से अपने घर बनाते हैं और एक घर में 3 से लेकर 12 तक कमरे होते हैं। मिश्मी समाज की सांस्कृतिक जिंदगी में अगर नजर डालनी हो तो इनके त्योहारों को भी समझना होगा। ये जनजाति उत्सव मनाने वाली जनजातियां हैं। इनके लिए हर पल एक पर्व है। मिश्मी लोग अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। इनकी धार्मिक सोच ऋग्वेद के समतुल्य उच्च दर्शन सिद्धांत पर आधारित होती है। ये लोग अनेक आत्माओं, शक्तियों और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। अपने सौंदर्य को बढ़ाने और अपनी पोशाक बनाने में जनजातियां स्वयं सिद्ध हैं। हस्तकलाएं और हथकरघा मिश्मी लोगों की रगों में बहता है। सूत काटना, फाइबर निकालना और बुनाई मिश्मी महिलाओं को बहुत पसंद है, जबकि पुरुष बांस और केन से बनी चीजें बनाने में माहिर होते हैं। मिजू और दिगारू मिश्मी के कामों में डिजाइनों की कोई कमी नजर नहीं आती। ईदू लोग भी बुनाई, कढ़ाई के काम में माहिर होते हैं। खास तौर पर बांस और केन की चीजों को बड़ी कलात्मकता से बनाते हैं। टोकरियों में कई किस्में मिलती हैं, जैसे शिकार के लिए, खेती बाड़ी के लिए, घर में इस्तेमाल के लिए और यहाँ तक कि मछली मारने के लिए भी। टोकरियां बनाने में बड़े कुशल होते हैं सभी मिश्मी जनजाति के लोग। जिस प्रकार मिश्मी जनजाति के लोगों में कलात्मकता उनकी कृतियों में झलकती है, ठीक उसी तरह उनके जीवन के उमंग भरे पलों का सुंदर दर्शन होता है उनके गीतों और नृत्यों में। उत्तर पूर्व के ही एक अन्य राज्य मेघालय में 17 जनजातियां बसी हैं। इन्हीं में से एक है हाजोंग जनजाति, जो सुदूर मेघालय में पाई जाती है। हाजोंग भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाला एक समुदाय है। यह अनोखी जनजाति बंगाली और असमिया लोगों से इनकी संस्कृति और काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इनका रहन सहन, वेशभूषा, भाषा और संस्कृति काफ़ी एक है। हाजोंग जनजाति के अधिकतर लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हाजोंग की मौजूदगी असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी है। अब गारो, खासी और जैंतिया हिल्स के निचले समतल भूभाग ही इनका घर है। हाजोंग मंगोलाइड प्रजाति के इंडो तिब्बतन या इंडो बर्मन समूह के हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे तिब्बत से होते हुए आए। कुछ कहते हैं कि उत्तर पूर्व से आए। इस तरह हाजोंग आसाम के कामरूप में आकर बसे और कालांतर में वे गारो हिल्स में आ गए। पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासियों की तुलना में हाजोंग गांव थोड़े अलग हैं। गांव को बारा कहते हैं।
परंपरागत घर बांस, लकड़ी और घास से बनते हैं। हालांकि कुछ संपन्न हाजोंग टीन की छत लगाने लगे हैं और गांव की खासियत यह है कि पर्याप्त जमीन होने के बाद भी घर काफी पास पास बने होते हैं। कारण है अन्य आदिवासियों का डर और जानवरों का खतरा। हाजोंग छोटे कद काठी के हैं। छोटी आंखें, गोल चेहरा, बड़ी नाक इनकी विशेषता है और इनकी भाषा बंगाली असमिया का मिश्रण है। हाजोंग भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है, ये असमिया लिपि का ही इस्तेमाल करते हैं। हाजोंग महिलाएं पाटनी पहनती हैं। ये लुंगी जैसा वस्त्र है। पाटनी की बुनाई महिलाएं स्वयं करती हैं। महिलाओं की जरूरत के लायक पाटनी गांव के हथकरघों पर ही बनाई जाती है। पाटनी रंग बिरंगा पहनावा है और ज्यादातर हाजोंग महिलाएं लाल रंग की पाटनी पहनती हैं। पर्व के दौरान ऐसा लगता है कि मानो ड्रेस कोड तय कर दिया गया हो। तो ये है भारत की जो समृद्ध आदिवासी जनजातीय परंपरा है, उसके हमने कुछ अहम हिस्से आपको दिखाए। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया के नाम से हैं, ये प्रसार भारती आर्काइव्स पे जाकर आप देख सकते हैं और आपको भारत की आदिवासी और जनजातियां जो हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इसी के साथ डीडी दस्तावेज में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।